नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज चंडीगढ़ में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का शेड्यूल है। थोड़ी देर में कुरुक्षेत्र से जाट समाज का डेलीगेशन भी मिलने के लिए आएगा। जाट समाज के डेलीगेशन के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सुबह 11 बजे एएलटी कंपनी के साथ भी बैठक का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे कादियान खाप के डेलीगेशन के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे की बात करें तो एक और मीटिंग, और आज दिन भर बैठकों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इन कार्यक्रमों पे विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज के जो उनके कार्यक्रम है कितने अहम माने जा सकते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपकी जुबानी मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप बताइए, आज की जो मीटिंग है इसका दौर कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। शाम तक काफी व्यस्त कार्यक्रम चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, एक एक करके आप उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल कमल, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद रहेंगे और आज शाम को दिल्ली के लिए पार्टी मीटिंग के लिए में बैठक में हिस्सा लेने के लिए नायब सैनी रवाना होते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल को हम खबरें अभी तक के माध्यम से तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 10 बजे यानी कि जो वक्त हो चुका है अब से कुछ ही पलों बाद कुरुक्षेत्र से जाट समाज के जो डेलीगेशन है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचेगा, उनसे मुलाकात की जाएगी। हमने देखा कि इससे पहले कल की अगर हम बात करते हैं तो कल किसान संगठनों से भी इसी प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से मुलाकात की गई थी। आज अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बैठक है वो जाट समाज के डेलीगेशन के साथ है। उसके बाद अगली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से कादियान खाप के साथ भी जो एक बैठक है वो रहने वाली है। लेकिन इस बीच एएलटी कंपनी के साथ भी 11 बजे एक बैठक रहेगी। 12 बजे अगर बात करें तो कादियान खाप के साथ एक बैठक जो है वो रहने वाली है। इसके बाद चौथी बैठक HSVP विभाग यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ली जाएगी। इसके बाद शाम को अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली में एक पार्टी बैठक है जिसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी को हिस्सा लेना है, उसके लिए उन्हें दिल्ली रवाना होना है। तो आज का जो पूरा शेड्यूल है उसमें ये 4 बैठकें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की रहने वाली है, जिसमें 2 बैठकें जो है वो समाज के अलग अलग लोगों के साथ, कादियान खाप के साथ है, जाट समाज के साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ एएलटी कंपनी और HSVP विभाग की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी और एएलटी कंपनी के साथ भी एक अलग से बैठक की जाएगी, क्योंकि प्रदेश में निवेश किस तरीके से लाया जा सकता है और किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि नायब सैनी की कमान संभालते ही और आचार संहिता हटने के बाद यानी कि 6 जून के बाद अगर हम बात करें तो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और तमाम जो विषय हैं उन्हें पॉइंट दर पॉइंट पूरा करने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया जा रहा है। उसी कड़ी में अलग अलग वर्गों से भी वो मिल रहे हैं। उनकी जो मांग है उस मांग को पूरे तरीके से सुना जा रहा है और उसको लेकर के घोषणाएं भी देखने के लिए मिल रही हैं, ताकि चुनावी समय में एक अच्छा माहौल जो है वो भाजपा की तरफ से बनाया जा सके, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी भी नायब सैनी के पास है, उनके कंधों पर ही है और दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान भी वही संभाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे कार्यकर्ता हो या फिर सरकार से उम्मीद रखने वाली आम जनता हो, उन सभी की उम्मीदों को पूरा करने का काम इस प्रकार की बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के जो कारोबारी है उनसे भी मुलाकात करके प्रदेश में किस तरीके से निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है या उनकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, जिनकी अपेक्षा वो सरकार से रखते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के इस प्रकार की बैठकें देखने के लिए मिल रही हैं। हमने देखा कि हाल ही में स्टिल्ट +4 का भी एक बड़ा फैसला जो है किया गया था, जो कि सरकार की तरफ से ही अगर हम बात करें तो पिछले करीब 1.5 साल पहले जो है इस पर रोक लगाई गई थी और अब उसको दोबारा शुरू करने का जो फैसला किया है उसको लेकर के बहुत से ऐसे लोग थे जो ये मान रहे थे कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो पूरे तौर पर जमीन और उस पर घर बनाना। लेकिन स्टिल्ट +4 को लेकर के जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी डीलर्स जो काम कर रहे थे उनकी बात को सुना गया, एक बड़े तबके को सुना गया और उसमें आम लोगों को भी समझा गया कि उनके लिए भी कितना मुश्किल है आज जो बढ़ती आबादी है और महंगे रेट है उसमें जमीन लेना। तो इस प्रकार का फैसला भी देखने के लिए मिला, सरपंचों के फैसले भी देखने के लिए मिले। बहुत से ऐसे फैसले लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं और इस प्रकार की बैठकों में जो फीडबैक मिलता है, जो सुझाव मिलते हैं, उन पर ही ध्यान देते हुए ये तमाम फैसले देखने के लिए मिलते हैं। अब देखना है कि कल किसान संगठनों के साथ बैठक हुई है तो क्या अगली घोषणा कोई किसानों से संबंध में भी होने वाली है,
आज जाट समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिल रहे हैं, काद्यान खाप से मिल रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में जो लोकसभा चुनाव में खासतौर से एससी वर्ग और जाट वर्ग की जो नाराजगी देखने के लिए मिली, तो उनकी नब्ज को टटोलने का काम किस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सैनी करते हैं, ये आज होने वाली इन दो महत्वपूर्ण बैठकों के अंदर काफी जो है देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा भी उनके क्या मसले हैं, क्या ग्रीवेंसेज हैं, वो भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से सुनने का काम किया जाएगा। जी जितेंद्र, एक सवाल मेरा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो हर चीज को चुनाव से जोड़ा जा रहा है। आपने इससे पहले कहा कि किसानों ने भी अपनी बातों को सामने रखा मुख्यमंत्री के। आज जाट समाज का डेलीगेशन मिलने के लिए आ रहा है। हर वर्ग का ध्यान रखने का दावा मौजूदा सरकार करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई मंच से कहते हैं कि हर वर्ग का ख्याल हमने रखा, बीजेपी सरकार ने रखा। आज क्या उम्मीदें जाट समाज को रहने वाली हैं मौजूदा सरकार से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, और इन पर आपको लगता है कि बहुत जल्द काम भी हो सकता है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो ज्यादा उम्मीदें होंगी इस डेलीगेशन की मीटिंग से? देखिए, बिल्कुल उम्मीदें होती हैं जब इस प्रकार की कोई भी बैठक जो है वो की जाती है, क्योंकि चाहे वो आंदोलन के वक्त की बात हो या फिर उसके बाद की किसी प्रकार की नाराजगी की बात हो, अगर सरकार इस प्रकार से कोई संवाद करती है तो उससे एक हल्का रास्ता जो है वो निकलते हुए नजर आता है। और उसमें अगर कोई बात ऐसी होती है जो गैर वाजिब होती है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या फिर इस प्रकार के किसी डेलीगेशन के स्तर पर हो, तो वो लोगों के बीच में जब जाती है तो लोग भी उसको लेकर के अपनी तुलना करते हुए नजर आते हैं कि कौन सही बात कह रहा है, किसकी बात में कितना दम है। तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार की जो बैठकें हैं और एक नई जो तब्दील होकर के सरकार बनी है भाजपा के बैनर तले, तो ऐसी स्थिति में क्या वहां जो तमाम उम्मीदें थी जो इससे पहले रखी जा रही थी, उन उम्मीदों को लेकर के कोई घोषणा जो है वो की जा सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले हैं जिन्हें लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि ये यू टर्न की सरकार जो है वो बन चुकी है। और कई ऐसे फैसले थे जो खुद भाजपा की तरफ से किए गए थे और अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से उन्हें पलटने का काम किया जा रहा है। तो यू टर्न की सरकार का नाम नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया था, लेकिन जो लोग हैं, जो डेलीगेशंस हैं, वो ये मान रहे हैं कि अगर उनकी किसी मांग को लेकर के अगर यू टर्न भी होता है चुनाव से पहले, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी राहत होगी। तो उस राहत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के डेलीगेशंस, आम लोग की भीड़ भी हमने देखी है सुबह से लेकर के रात तक। कई बार ऐसा हुआ है कमल के रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक जो है नायब सैनी इस प्रकार के लोगों से मिले हैं। अनौपचारिक तौर पर अभी हम नायब सैनी के साथ बैठे हुए थे, जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मंच से उन्होंने एक संबोधन देते हुए ये कहा था कि आप रात को 12 बजे भी मेरे दरवाजे खटखटाएंगे तो नायब सैनी आपके लिए खड़ा मिलेगा। तो कुछ लोग जो है वो मजाकिया लहजे में, रोहतक के कुछ लोग थे, नायब सैनी का ये कहना था कि वो लोग रात को 12 बजे केवल इसलिए उनकी कोठी पर पहुंच गए, जब नायब सैनी को ये मैसेज मिला तो उन्होंने कहा कि वो 12 बजे भी मिलेंगे, उन लोगों को अंदर भेजा जाए। करीब 15-20 लोग थे और वो लोग मिलने के लिए पहुंचे तो उनका ये कहना था कि हम केवल इसलिए आए हैं कि आप वाकई में 12 बजे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे वाक्य भी देखने के लिए मिल रहे हैं जब नायब सैनी एक अलग मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी दिन से लेकर के रात तक की जो पूरी जो ताकत है वो लोगों के बीच में अपने दावों वादों को लेकर के झूठते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत होगी जितेंद्र चौधरी। आगे बढ़ते बात करते हैं हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन की, क्योंकि उनके आह्वान पर आज डॉक्टर्स की हड़ताल है। डीजी हेल्थ ऑफिस पंचकुला के बाहर डॉक्टर्स की हड़ताल है। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल करने जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट कैडर और पीजी कोर्स बॉन्ड में कमी को लेकर प्रदर्शन है। स्मोक की सीधी भर्ती को रोकने के लिए सेवा नियमों में संशोधन की मांग है। केंद्रीय सरकारी डॉक्टर के समान एसपी, इसके अलावा भत्ते, इनका प्रावधान किया जाए, ये भी डिमांड की जा रही है। अब इस हड़ताल का असर कैसा रहने वाला है, किस तरह का रहने वाला है, आने वाले वक्त में क्या ये एसोसिएशन सोचकर हड़ताल कर सकता है, क्या चेतावनी है, डिमांड्स के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हैं। जितेंद्र, अब पंचकुला के बाहर डॉक्टर्स की हड़ताल है। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर डॉक्टर्स लगातार सरकार के सामने अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये हड़ताल, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आप, खबर की तह तक पहुंचकर बताइए कि इस हड़ताल का असर आम लोगों पर, मरीजों पर कैसे पड़ने वाला है और आने वाले वक्त के लिए क्या रणनीति बन सकती है हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन की। देखिए, बिल्कुल कमल, आपने ठीक कहा, आम लोगों पर ही इसका जो बड़ा असर है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि हड़ताल जो है वो पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी
गठबंधन की जब सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा जो है वो अनिल विज के पास था, उस वक्त भी ये हड़ताल हुई थी। और बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिनका जिक्र आपने भी किया, और उन मांगों को लेकर के लगातार जो ये एसोसिएशन है उसकी तरफ से मांग की जा रही है कि उन मांगों को पूरा किया जाए। और सरकार बड़ी लेट लतीफी के साथ आगे बढ़ रही है। और अभी भी अगर हम बात करें, आज यानी 8 जुलाई, 15 जुलाई, 25 जुलाई का जो वक्त है वो पहले से ही मुकर्रर कर दिया गया है एसोसिएशन की तरफ से, जो डॉक्टर्स की पूरी एसोसिएशन है। और आज भी डीजी हेल्थ के दफ्तर के बाहर एकत्रित होकर के अपना जो विरोध है उसे दर्ज करने की बात यहाँ पर कही गई है। अब ये देखना है कि सरकार इसको लेकर के कितनी जल्दी जो है हरकत में आती है और इनकी मांगों को लेकर के किस प्रकार का रुख अख्तियार करती है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनका काम हड़ताल करना नहीं है। बहुत इमरजेंसी जो सेवा है उसमें डॉक्टर्स की जो सर्विसेज आती है, ऐसी स्थिति में अगर ओपीडी पर असर पड़ता है, क्योंकि 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात भी यहाँ पर कही गई है, तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ काम प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और इससे पहली हड़ताल में भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखना है कि आज की इस जो प्रदर्शन से किस प्रकार का असर जो है वो सरकार पर रहता है, और क्या आज ही सरकार किसी तरीके से इनकी मांगों को लेकर के कोई विचार करते हुए नजर आती है या नहीं। जी कमल, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो समय है, इस समय को कैसे हड़ताल करने वाले कर्मचारी है वो ज्यादा फायदेमंद मानते हैं? इलेक्शन भी नजदीक होता है, सरकार पर दबाव बनाने का क्या सही समय इसे माना जाता है और ज्यादा आक्रामक तरीके से फिर प्रोटेस्ट होता है? देखिए कमल, ये जो समय की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो मांग कर रही है। उसमें समय की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर्स की एसोसिएशन की तरफ से इस प्रकार की हड़ताल की जा रही है। इससे पहले कई मर्तबा वो अपनी इन मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष पहुंच चुके हैं, पत्राचार भी इसको लेकर के हो चुका है। उसके बाद जब सरकार की तरफ से कोई रुख अख्तियार नहीं किया जाता तो इस प्रकार का रास्ता जो है एसोसिएशन की तरफ से अपनाया जा रहा है, जो अभी तक देखने के लिए मिला है। इसमें साफ तौर से वादा खिलाफी की बात भी जो है यहाँ पर कही गई है। उनका ये कहना है कि कई बार बैठकें हो चुकी हैं, डीजी हेल्थ के साथ बैठक हो चुकी है, हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल इसको लेकर के नहीं किया जा रहा है। और लेट लतीफी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर के यहाँ पर विरोध जताया गया है कि एसएमओ की सीधी भर्ती नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ कई ऐसी मांगे हैं जिन्हें लेकर के ये जो भत्ते की मांग है, एसीपी की मांग है, इस प्रकार की मांगे हैं जिन्हें लेकर के लगातार डॉक्टरों के समान एसीपी होनी चाहिए, केंद्रीय सेवा जो दे रहे हैं, और भत्तों का प्रावधान जो है होना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के लगातार डॉक्टर अपनी जो है बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इनकी बात जो है वो सरकार नहीं सुन रही है, कई बार की बैठकें होने के बावजूद भी, आश्वासन देने के बावजूद भी। अब ये देखना है कि आज जब ये तमाम जो डॉक्टर्स है, सरकारी अस्पताल के ये डॉक्टर्स है, स्टाफ है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो किस प्रकार का रुख अख्तियार किया जाता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि डीजी हेल्थ के दफ्तर के बाहर वो एकत्रित होंगे पंचकुला में ही, और वो किस प्रकार का वो नजारा होगा और उसको लेकर के आज भी कुछ चीजें क्या प्रभावित हो रही हैं, ये भी अपने आप में एक जानने वाली बात है। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो ऐलान किया गया है 15 तारीख और 25 तारीख को लेकर के डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात यहाँ पर कही गई है, तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी अस्पतालों का काम है वो बड़े स्तर पर प्रभावित होते हुए नजर आ सकता है। अब ये देखना है क्या वहां तक सूरत आने देती है सरकार, या उससे पहले ही इन्हें मना लिया जाएगा, कोई आश्वासन या फिर कोई बात इस प्रकार की ठोस कही जाएगी जिसे लेकर के एसोसिएशन अपना फैसला वापस लेते हुए नजर आएगी। इस पर नजर बनी रहेगी कमल, खास तौर से। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर स्थिति यही रही तो कम से कम आम गरीब लोग जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जो इलाज कराने जाने वाले लोग हैं उनको कुछ परेशानी जो है देखने के लिए मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर विस्तार से आपका जितेंद्र चौधरी। और दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक भी होने जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक है। शाम को 7 बजे दिल्ली में बैठक है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहने वाले हैं। हमने जानकारी भी आपको दी थी कि शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सह चुनाव प्रभारी बिप्लब देव रहेंगे बैठक में मौजूद। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया भी बैठक में शामिल होंगे। अभी हाल ही में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सह प्रभारी सुरेंद्र नागर और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राजा पटेल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजा, बहुत महत्वपूर्ण बैठक लग रही है। अभी हाल ही में
नए प्रभारी हरियाणा बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, चुनाव में उतरना है, ज्यादा समय नहीं है, आने वाले वक्त में जीत दर्ज करनी है, जीत की हैट्रिक लगाने में मुश्किलात आ सकती है, कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रही है, बहुत सी बातें हैं। ये जो बैठक है इसमें हम मान सकते हैं कि बड़े स्तर पर रणनीति बन सकती है, बस उसको धरातल पर उतारने की जरूरत होगी, क्योंकि हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में आए थे, तब भी वहां से विधिवत रूप से चुनाव का आगाज तो हो चुका था, लेकिन ये जो हरियाणा बीजेपी की बैठक है इसको आप कितनी ज्यादा अहमियत मान सकते हैं आज के समय में, आज की तारीख में, और आने वाले वक्त के लिए क्या हम ये कहें कि जो बातें आज होंगी वो कल को दिखाई देंगी धरातल पर? और बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम जो सीनियर लीडर हैं, चाहे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, सतीश पूनिया जो कि प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर इस बैठक में मौजूद रहेंगे, केंद्रीय जो मंत्री हैं मनोहर लाल वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे और विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया था, तो काफी एक्टिव भाजपा जो है विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है। और आज शाम को 7 बजे भाजपा मुख्यालय में ये बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। जी, इस बैठक में क्या रणनीति बन सकती है, आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां इस समय हरियाणा बीजेपी के सामने है, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का अनुभव कैसे काम आ सकता है, सतीश पूनिया और जो सह प्रभारी अभी हाल ही में बनाए गए हैं, एमपी भी हैं वो, तो ऐसे में वो किस तरीके से हरियाणा बीजेपी की और मजबूती देने का प्रयास कर सकते हैं? और बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और रणनीति की बात करें तो रणनीति जाहिर तौर पर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं की बात करें, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे, किस तरीके से भाजपा के जो तमाम योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं वो लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि हाल ही में अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की हम बात करें, 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, तो उन 5 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर भाजपा का फोकस रहेगा। उन सभी पर बड़ा मंथन होगा कि किस तरीके से यहां से विधानसभा चुनाव जीता जाए। तो उन सभी लोकसभा सीटों का लेखा जोखा भी यहां पर रखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, और जो नए प्रभारी हैं सतीश पूनिया, क्योंकि अभी नया प्रभारी उनको बनाया गया है, सुरेंद्र नागर सह प्रभारी हरियाणा के नियुक्त किए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में ये बैठक जरूर होगी। जाहिर तौर पर हरियाणा में जहां पर भाजपा कमजोर है वहां पर किस तरीके से मजबूत हो, क्या क्या रणनीति भाजपा के नेता यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे, इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका, राजा पटेल, इस खबर पर। अब आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की बात भी कर लेते हैं। हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। जी हां, शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर आपको सुनाई नहीं देगा। अगले 24 घंटे डोर टू डोर जरूर कर सकते हैं प्रत्याशी, लेकिन बाहरी व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र से जाना पड़ेगा। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान है। आज पूरा जोर लगाया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय है। हम अपील करते हैं जहां जहां उपचुनाव है वहां वहां वोटर्स तैयार रहें। आपकी बारी है, आपको विधायक चुनना है, आपको देखना है कैसा विधायक आपको चाहिए। तमाम बातें आपने सुनी, आज भी सुनेंगे, उसके बाद मन बनाइए, लेकिन वोट डालने जरूर जाइए। किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन लोकतंत्र में वोट बहुत जरूरी है। यही विधायक आपकी आवाज को सदन में उठाएंगे। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हैं, शिमला से जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे इन 3 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जहां उपचुनाव है। प्रदीप, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत दिलचस्प सियासी लड़ाई देखी हमने। इस समय साख का सवाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा जोर लगाए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने आप को साबित करने में जुटे हैं, बीजेपी को साबित करने में जुटे हैं कि अब उनकी तरफ रुख जनता का फिर से हो गया। लेकिन मौजूदा सरकार ये करना चाहती होगी कि आंकड़ा उनका जरूर बढ़ जाए, कम से कम उतना हो जाए जितना पहले था या उससे ज्यादा भी हो जाए। अब आज क्योंकि अंतिम दिन है, क्या क्या कार्यक्रम किन नेताओं के रहने वाले हैं, आज कितना जोर आजमाइश की जाएगी, मैं आपसे विस्तार से जानना चाहता हूं। अंतिम दिन कितना महत्वपूर्ण रहता है किसी भी चुनाव का प्रचार के लिए? बिल्कुल, देखिए, अब कहते हैं पहले अंतिम के 2 दिन है, जिसमें प्रचार के जरिए आज शाम तक राजनीतिक दल झोंकेंगे और उसके बाद प्रत्याशी और उस क्षेत्र के जो लीडर हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में ये उपचुनाव हो रहे हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। तो अगले 2 दिन काफी अहम है और 10 जुलाई को क्योंकि वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से,
और कह सकते हैं कि 2 महीने में ये एक बार दूसरा मौका है इन 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, जब वो फिर से वोटिंग करेंगे, यानी फिर से वो मतदान करेंगे। पहले लोकसभा चुनाव के लिए किया, अब इस चुनाव के लिए उनको वोट करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज पूरी ताकत झोंकी जाएगी बड़े नेताओं की तरफ से, जो स्टार प्रचारक हैं उनकी तरफ से। उसके बाद जो उस क्षेत्र से बाहर के लोग होंगे उन्हें वो स्टेशन छोड़ना होगा, लेकिन बाकी लोग वहीं रह सकते हैं, कैंडिडेट वहीं रह सकते हैं, वो वहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज मुख्यमंत्री देहरा विधानसभा क्षेत्र में ही रहने वाले हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो प्रचार करेंगी। और बाकी भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजवीर की बात करें, वो भी अंतिम दिन पूरा जोर लगाएंगे प्रचार करने में। जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहां पर प्रचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें, वो भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, उनको हमने देखा कि वो नालागढ़ पर पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं, वहां पर चुनाव प्रचार में ज्यादा समय बिताया। उनके साथ साथ देहरा भी गए, हमीरपुर भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने जहां देहरा में मोर्चा संभाले रखा, उसके साथ साथ हमीरपुर में भी, जो उनके गृह जिला में ही पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, वहां पर वो लगातार प्रचार में जाते रहे और उसके साथ साथ नालागढ़ भी आते रहे। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह हालांकि ज्यादा प्रचार में नहीं गई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार किया। और विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी 6 तारीख के प्रचार में उतरे हुए हैं। तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया है और अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया, निर्दलियों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया विकास नहीं कर रही थी सरकार, और राज्यसभा चुनाव के बाद जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद बदले की भावना से काम कर रही थी, तभी इनको इस्तीफा देना पड़ा। और इन्होंने यही तय किया कि हमने अब भाजपा की छत्र छाया में आना है। तो ये सारे एक पहलू रहे इस चुनाव के दौरान। हालांकि लोकल मुद्दे भी रहे, गारंटियों को लेकर भी बातें हुई, केंद्र सरकार के रवैये को लेकर भी बातें हुई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अब अगला कल यानी साइलेंस पीरियड है, लेकिन इस दौरान अंदर खाने जो प्रचार होता है वो भी काफी कुछ महत्व रखता है चुनावी रिजल्ट में। और ऐसे में जहाँ पर संपर्क नहीं साध पाए हैं, कई बार वहां पर टेलीफोनिक संपर्क किया जाता है, वर्करों को निर्देश दिए जाते हैं कि बूथ को कैसे मजबूत रखना है, कैसे लोगों के बीच रहना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पैसा तो नहीं बांटा जा रहा है, शराब तो नहीं बांटी जा रही है, तो उसकी जानकारी तुरंत पार्टी नेतृत्व को देनी है। तो ये एक मैनेजमेंट का जो दौर है वो अब एक दिन का यानी अगले जो 24 घंटे हैं वो मैनेजमेंट का दौर रहने वाला है। और क्योंकि 10 जुलाई को वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से, और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि दूसरा मौका है ये मतदान का इस बार। तो ऐसे में जो निशान लगता था वो इस बार जो बीच की उंगली है, मध्य की उंगली है, उस पर निशान लगाया जाएगा वोटिंग का। तो ऐसे में पूरी तैयारियां हो चुकी है इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और जो अब तक प्रयास किए गए हैं राजनेताओं की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। अब देखना है कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि 13 जुलाई को मतगणना होनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका प्रदीप ठाकुर। इस खबर पर आपसे हम जानकारी समय समय पर लेते भी रहेंगे, क्योंकि आज काफी अहम दिन है प्रचार के लिए सभी नेताओं के लिए। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला खबरें अभी तक पर लगातार जारी है।